तो लास्ट लेक्चर में हमने पढ़ा किताबें, जिसके कवि थे गुलजार जी। तो आज के हिंदी के लेक्चर में हम पढ़ने वाले हैं 5th लेसन जूलिया, जिसके लेखक है अंतोन चेखव, जिनका जन्म हुआ था 29 जनवरी 1860 में तगान रूस में उनका जन्म हुआ था और उनकी मृत्यु हुई थी 15 जुलाई 1904 में उनकी मृत्यु हो गई थी। तो उनका परिचय देखा जाए तो वो महान रूस के महान साहित्यकार थे। अंतोन चेखव प्रसिद्ध कथाकार भी रह चुके हैं और नाटककार थे। उनके कहानियों में सामाजिक कृतियों का उन्होंने बहुत व्यंग्य मतलब कार्टून्स, व्यंग्यात्मक उन्होंने चित्रण किया गया है। व्यंग्य चित्र मतलब जिनको इंग्लिश में कार्टून्स बोलते हैं। तो उनकी प्रमुख कृतियां हैं द ब्लड मार्केट, ओल्ड एज, ग्रीक भाषा, ग्रीशा आदि उनकी कहानियां हैं। फिर द वाइफ उपन्यास उन्होंने लिखा है और ऐसे बहुत सारी उनकी कृतियां हैं। फिर गद्य संबंधी मतलब एक एकांकिका है। एकांकिका मतलब जिसमें एक ही कैरेक्टर होता है बट वो हर एक की भूमिका करता है। इसमें 2 कैरेक्टर है, जूलिया और गृहस्वामी। और इस एकांकिका में एक ही पात्र होता है, एक ही कैरेक्टर होता है। वो दोनों के साइड से ही वही खुद उनके वर्ड्स बोलता है। तो उसमें बोला कि एकांकिका, इसका एक आकार छोटा होता है और इसके लिए इसमें एक ही कहानी होती है और ज़्यादा कहानियाँ भी नहीं है इसमें, बिकॉज छोटी होती है एकांकिका। इसकी कथा व संवाद आदि से अंत तक रोचक और आकर्षक होता है। और प्रस्तुत एकांकिका में रचनाकार ने एक दब्बू को त्याग कर, मतलब दब्बूपना होता है, दब्बू मतलब कमजोर, कि हमको कमजोरी को त्यागना है और न्याय के लिए हमेशा सजग रहना है। तो मतलब अगर कोई हमारे ऊपर अन्याय करेगा या फिर जास्तियाँ दिखाएगा तो हमको बिना घबराए या फिर कमजोर नहीं होना है, या फिर मूर्ख की भांति, फिर मूर्ख, गोदा मतलब मूर्ख, या फिर डरपोक होकर उसकी जो अन्याय है उसको सहन नहीं कर रहे, हम उस अन्याय के खिलाफ आवाज उठाएंगे। और उसी के बारे में उन्होंने इस एकांकिका में और 5th लेसन जूलिया है उसमें बताने की कोशिश की है। तो इस एकांकिका में एक गवर्नेंस है मतलब सेविका, उसके मार्मिक पीड़ा और उसकी विवेचता का एक सजीव वर्णन किया और उसका शोषण के बारे में इस लेसन में बताया गया है। संदेश दिया कि कैसे शोषण किया जाता है और शोषण के खिलाफ हमें किस तरह से आवाज उठाना चाहिए। तो बच्चों की गवर्नेंस होती है जूलिया, जो बच्चों को संभालेगी, उनका ख्याल रखेगी। और गृहस्वामी है जिनके घर में वो काम करती थी। तो जो जूलिया है वो उसको गृहस्वामी बुलाते हैं। तो जूलिया आती है और पूछती है कि आपने मुझे बुलाया था मालिक, उसके मालिक थे। तो गृहस्वामी बोलते कि हाँ बैठ जाओ जूलिया, खड़ी मत रहो। तो वो शुक्रिया कहकर चुपचाप बैठ जाती है। तो गृहस्वामी बोलते हैं जूलिया मैं तुम्हारी तनख्वाह का हिसाब करना चाहता हूँ। तनख्वाह मतलब सैलरी और उसका जो पेमेंट होगा तो उसका मैं हिसाब करना चाहता हूँ। मेरे ख्याल से तुम्हारे पैसों की मतलब तुम्हें भी पैसों की ज़रूरत होगी और जितना मैं तुम्हें समझ सका हूँ या फिर जितना मैं तुम्हें जान सका हूँ, मुझे पता चला कि मतलब उनको ऐसा लगता था कि ये सामने से तो मांगेगी नहीं, कि तुम अपने आप से पैसे मांगोगी नहीं, इसलिए मैं खुद तुम्हें पैसे देना चाहता हूँ, तुम्हारी तनख्वाह। हाँ तो तुम्हारी तनख्वाह 30 रुपये महीने की तय हुई थी ना। रूबल मतलब रूस की मुद्रा है, जैसे कि हमारी करेंसी रुपये है वैसे उनकी वो रूबल। तो जूलिया बोलती है विनीत स्वर में, मतलब वो शांत और रिक्वेस्ट के स्वर में बोलते कि जी नहीं मालिक 40 रुपये तय हुई थी। तो गृहस्वामी बोलते कि नहीं भाई 30 हुई थी, ये देखो डायरी। और वो डायरी के पन्ने पलटे, उसको देखा थे, देखो मैं मेरी डायरी में सब कुछ नोट करके रखा हूँ, इसलिए तुम्हारी जो तनख्वाह है वो 30 रुपये मैंने नोट की है। मैं बच्चों को मतलब बच्चों की देखभाल और उन्हें पढ़ाने के लिए जो भी मतलब गवर्नेंस रखता था तुम्हारे पहले, तो उनको मैं 30 रुपये ही महीना देता था। और तुमसे पहले जो गवर्नेंस थी उसको भी मैंने 30 रुपये ही महीना दिया करता था। तो फिर वो बोलते कि तुम्हें यहाँ काम करते मतलब जब वो काम पे लगी थी वहाँ, तो उसे काम करते करते 2 महीने हो चुके थे, 2 महीने हुए थे, इसे वो बोलते हैं। तो जूलिया बोलती है जी नहीं 2 महीने 5 दिन हुए मुझे। तो
तो कि वो बोलते कि क्या कह रही हो जूलिया, ठीक 2 महीने हुए हैं भाई, डायरी में भी सब नोट करता हूँ, देखना है। और वो फिर से पन्ने पलटते हैं। हाँ तो 2 महीने की बनते हैं कितने, 30 60 रुपये। तो फिर लेकिन 60 रुपये तभी बनते हैं अगर वो महीने के सब दिन आए, मतलब 1 मंथ में 30 डेज, तो पूरा 60 डेज अगर वो आएगी तब उसको 60 रुपये मिलेगा। तो जब तुम महीने के एक भी दिन छुट्टी नहीं करोगी और जब तुम सारे दिन आओगी तो तुमको 60 रुपये मिलेंगे। तुमने इतवार को छुट्टी मनाएंगे, इतवार मतलब संडे, तो तुमने संडे को छुट्टी मनाई है, उस दिन तुमने कोई काम नहीं किया, सिर्फ जो उनकी बेटी थी या फिर बेटा था कोलिया को घुमाने के लिए ले गई। और ये तो तुम भी मानती हो कि बच्चों को घुमाने के लिए कोई ले जाना वो काम नहीं होता। इसके अलावा तुमने और 3 छुट्टियाँ की है, ठीक है ना, मतलब एक बार मतलब संडे की, और छुट्टियाँ उन्होंने 9 गिनते, मतलब किसी किसी मंथ में 4 होते थे, किसी किसी मंथ में 5 संडे आ जाते, तो 9 संडे उन्होंने काउंट करते। तो जूलिया जो होती है वो दबे स्वर में बोलती है, मतलब धीमे से बोलती है कि जी आप कह रहे हैं तो ठीक है, और वो रुक जाती है। तो गोस्वामी बोलते हैं, अरे भाई मैं क्या गलत कह रहा हूँ? हाँ तो 9 डेज बाद के मतलब 9 संडे उसके, और तुमने 3 छुट्टियाँ ली थी, कुल मिलाकर 12 दिन, मतलब तुमने 12 दिन काम नहीं किया और उसका पगार था 60 रुपये। तो 60 में से 12 अगर हम निकालेंगे, सॉरी 9 और 3, हाँ 12 रुपये, तो 60 में से अगर 12 निकालेंगे तो कितना बचेगा, 42। तो 42 रुपये उसका पेमेंट होगा, फिर उतना ही तनख्वाह। फिर वो आगे बोलते हैं कि हाँ तो उतना कट करने वाले थे, और उधर जो कोलिया थी उनकी बेटी वो 4 दिन शायद बीमार रही, और तुमने सिर्फ कानिया को, उनकी जो दूसरा था बेटी थी, उसको ही उन्होंने पढ़ा। तो पिछले हफ्ते, और वो आगे बोलते हैं पिछले हफ्ते शायद 3 दिन दांतों में दर्द रहा था, और मेरी पत्नी ने तुम्हें दोपहर के बाद छुट्टी दी थी, मतलब हाफ डे दिया था उस दिन। तो 12 और 7 19 होता है, तुमने 19 दिन नागे की, नागे मतलब 20 दिन काम नहीं करते, तो उसका 19 दिन हुआ कि 19 दिन उसने कुछ काम नहीं किया, तो उस मतलब टोटल 19 होगा, 60 में से 19 निकालेंगे तो 41 बचेंगे, 41 बच जाएंगे। तो अभी उसको 41 डेज का ही वो पेमेंट करने वाले थे, तो 41 रुपये एक की जगह, मतलब 41 डेज के 41 रुपये, ठीक है ना। तो जूलिया रुआसी हो जाती है, रुआसी मतलब रोते स्वर में आ जाती है, और वो बोलती है कि जी हाँ, रोती हुई भी बोलती है। तो गोस्वामी ने बोला, डायरी के पन्ने पलटते हुए, उन्होंने सब डायरी में नोट किया था, तो वो हमेशा उसको डायरी के पन्ने ही पलटने के लिए बोलते थे कि हाँ याद आया, 1 जनवरी को तुमने चाय की प्लेट और प्याली तोड़ दी थी। प्याली बहुत महंगी मतलब कीमती थी, मगर मेरे भाग्य में तो सदा ही वो लॉस बेयर करना ही लिखा है, हमेशा नुकसान उठाना ही मेरी भाग्य में। मैंने जिसका भला करना चाहा उसने मेरा हमेशा नुकसान ही किया है, तो देखिए मेरा भाग्य। हाँ तो वो बोलती कि जाने तो वो बहुत कीमती थी, किंतु मैं तुमसे उस प्याली के सिर्फ 2 रुपये ही कट करूँगा। और वो बोलती कि आगे अब देखो, उस दिन तुमने ध्यान नहीं दिया, और जब बच्चा खेल रहा था तो उसकी जो जैकेट थी वो किसी मतलब जो पेड़ होते छोटे उसकी टहनी में मतलब अटक गई, और वो खरोच आ गई उसके ऊपर, थोड़ा स्क्रैच है उस जैकेट के ऊपर, तो बच्चे की जैकेट फट गई, तो उस जैकेट के 10 रुपये, उसके हो गए 10 रुपये। और इस तरह तुम्हारी लापरवाह की वजह से जो घर में सफाई करने वाली जो आती है नौकरानी मारिया, घर में और एक नौकरानी आती थी मारिया, तो उसने क्या किया कि वानिया के जूते चुरा लिए। तो मतलब पहले उसके 41 बचे थे, अभी उसमें से प्यारे के 2 गए और 10 रुपये जैकेट के गए। तो वो जूलिया जो थी वो सुन रही थी, क्योंकि वो शांति से बैठी थी, तो गुरु गोस्वामी उससे पूछते तुम सुन भी रही हो? तो जूलिया बोलती कि हाँ मैं सुन रही हूँ। तो गुरु गोस्वामी बोलते कि हाँ ठीक है, अब देखो भाई, तुम्हारा काम बच्चों को पढ़ाना और उनकी देखभाल करना था, मतलब उसको सिर्फ बच्चों को पढ़ाना था और उनका ख्याल रखना उसका काम था, वही करके वो कुछ काम करती है, वही तो काम उसको मतलब वो 2 काम के लिए उसको अपॉइंट किया गया था। तुम्हें इसके पैसे मिलते थे और उसको उस काम के पैसे मिलते थे, तो वो बोलते कि अगर तुम अपने काम में ढील दोगी, मतलब तुम अगर अपने काम करते समय लापरवाही दिखाओगी तो पैसे तो कट करेंगे ही
मतलब पहले उसके 60 रुपये थे तो वो इतवार के 9 डेज और उसमें वो जो 3 दिन की छुट्टी मिले वो 12। फिर आगे जाकर उन्होंने मतलब उसने और 2 छुट्टी ली थी 7 दिन की कुछ, तो उसकी और वो हाफ डे की छुट्टियाँ उन्होंने काउंट की, तो उधर उनकी छुट्टियाँ हुई थी 19। फिर बचते 41 और अभी वो बोलते कि तुमने जो पहले जो उसके 2 रुपये, फिर बच्चे की जो जैकेट फटे उसकी 10 रुपये और किसके 5 रुपये जूते के। तो फिर से वो बोलते कि अभी 41 में से तुम ये सब जो रुपये है वो माइनस कर दो, तो कितना आएगा? हाँ, तो जूलिया मतलब कितना बचते शायद 27-41 में से तो बचेंगे 14 रुपये, तो उसके बाद सिर्फ 14 रुपये ही बचते हैं। तो गृहस्वामी बोलते कि अरे मैं क्या झूठ बोल रहा हूँ, डायरी में वो सब हर चीज़ नोट करते थे, तुम्हें यकीन नहीं होता तो तुम खुद डायरी देख लो और तुम चेक कर लो कि मैंने कुछ गलत तो नोट नहीं किया है, और वो फिर से पन्ने पलटते हैं। तो जो जूलिया थी तो आंसू पूछते हुए बोलते कि आप कह रहे हैं तो दिए ही होंगे आपने। तो फिर वो आगे बोलते कि दिए होंगे नहीं, दिए हैं। फिर वो ठीक है बोलती है, फिर वो बोलते घटाओ, फिर 41 में से 27 वो कट करने के लिए बोलते हैं, माइनस करने के लिए। तो अभी कितने बचते? सिर्फ 14 रुपये। तो फिर वो आगे बोलते हैं कि मुझे अभी तक, फिर वो बोलते हैं कि जूलिया, क्योंकि वो बोलते कि मुझे अभी तक सिर्फ 3 रुपये ही दिए गए थे और वो 3 रुपये भी मुझे मालकिन ने दिए थे। वो जो इसकी मेम साहब थी मालकिन, उसने उसको सिर्फ 3 रुपये दिए थे, ज़्यादा नहीं दिया था। तो फिर गृहस्वामी बोलते कि अच्छा, और इतनी बड़ी बात तो मुझे मतलब अभी बता रहे हो कि मालकिन ने तुम्हें 3 रुपये दिए थे और उसने मुझे ये बात बताई ही नहीं। कितना बड़ा अनर्थ हो जाता अगर तुम मुझे ये बात बताती नहीं। देर से सही मैं ये चीज़ पे डायरी में नोट करता हूँ, और वो डायरी में नोट करते कि 3 रुपये मालकिन ने दिए थे। तो फिर वो बोलते कि 14 में से और 3 घटाओ तो बचते हैं सिर्फ 11 रुपये, और बोलते कि ये लो तुम्हारे 11 रुपये जिसको तुम संभाल कर ले लो और गिन लो, ठीक है ना 11। तो फिर वो जूलिया जो होती है वो कांपते हाथों से वो पैसे ले लेती है और जी धन्यवाद बोलती है सिर्फ दबे हुए स्वर में, धीमे स्वर में। तो जो गृहस्वामी थे उनको गुस्सा आ जाता है, वो कहते हैं कि तुम, और वो थोड़ा चिल्लाकर बोलते हैं कि तुम मुझे धन्यवाद दे रही हो जूलिया, जबकि तुम्हें अच्छी तरह से पता है या फिर तुम अच्छी तरह से जानती हो कि मैंने तुम्हें ठग लिया है मतलब धोखा दिया है। तुम अच्छी तरह से जानते हो कि मैंने तुम्हें धोखा दिया है और तुम्हें धोखा दिया तो तुम्हारे पैसे हड़प लिए और मैंने तुम्हारे पैसे हड़प लिए। हड़प लेना मतलब बेईमानी से अधिकार कर लेना या फिर दूसरों की वस्तु हजम कर लेना। हमारा अधिकार नहीं होता फिर भी हम दूसरों की वस्तु पर अपना अधिकार जताते हैं और बेईमानी से वो छीन लेते तो उसको हड़प लेना बोलते हैं। और तुम ये भी जानते हो कि मैंने तुम्हारे पैसे हड़प लिए और तुम इसके बावजूद मतलब इतना सब होने के बाद भी जूलिया तुम मुझे धन्यवाद दे रही हो। तो जूलिया बोलती कि जी हाँ मालिक। तो गृहस्वामी गुस्से में थोड़ा तलाने लगते हैं। तो बोले जी हाँ मालिक, जी हाँ मालिक। क्यों जी हाँ मालिक? तो जूलिया थोड़ी डर जाती है क्योंकि इससे पहले वो बोलती कि इससे पहले भी मैंने जहाँ काम किया था उन लोगों ने तो मुझे एक पैसा तक नहीं दिया, आप कुछ तो दे रहे हो इसलिए मैंने आपको धन्यवाद बोला। तो गृहस्वामी क्रोध के कारण कांपते और ऊंचे स्वर में बोलते हैं उन लोगों ने तुम्हें एक पैसा तक नहीं दिया जूलिया, मुझे इस बात से कोई भी आश्चर्य नहीं हो रहा है। मतलब ये बात जानकर उनको कोई भी आश्चर्यचकित वो नहीं हो रहे थे कि उनको पता ही था जूलिया को अभी भी वो झूठ मूठ का बता रहे थे कि हाँ तुमने ये किया तुमने वो किया तो उसका पैसा करो उसका पैसा करो। उसको सिर्फ 60 रुपये मतलब उनकी सैलरी भी कितना फिक्स हुआ था 40 रुपये, फिर भी वो बोले थे नहीं 30 रुपये। तो उस चीज़ को भी मान गई, फिर वो पैसे कट किए जा रहे थे तो फिर उसको भी मान गई। तो उनको उसका स्वभाव पता था तो उस स्वभाव के कारण वो बोलते कि मुझे पता है कि उस बात का कुछ भी मुझे आश्चर्यचकित नहीं कि उन्होंने तुम्हें पैसे एक पैसा भी नहीं दिया। फिर आगे बोलती कि जूलिया मुझे इस बात के लिए माफ़ कर देना कि मैंने तुम्हारे साथ एक मजाक किया है, पूरा मजाक मतलब बुरा मजाक किया तुम्हारे साथ, इसके लिए तुम मुझे माफ़ कर दो। पर तुम्हें सबक सिखाना चाहता था, उसको सिर्फ एक सबक सिखाना चाहते थे इसलिए उन्होंने उसके साथ एक छोटा सा मजाक किया। देखो जूलिया
मैं तुम्हारा एक पैसा भी नहीं मारूंगा। मतलब वो उसका एक पैसा भी हड़पेंगे नहीं, फिर उसको धोखा भी नहीं देंगे एक पैसे के लिए। तो उसके जो सारे रुबल थे, मतलब 80 रुबल 2 महीने के, एक महीने की 40 तनख्वाह, दूसरे महीने की 40, तो 80 रुबल जो है वो मैं तुम्हें दे दूंगा। लेकिन इससे पहले तुमसे कुछ, मतलब वो उससे पहले कुछ पूछना चाहते थे और बोलते कि जूलिया, क्यों ये जरूरी है क्या कि अगर हम अच्छे बने रहना चाहते हैं या फिर मतलब सामने वाला हमारे बारे में अच्छा ही सोचे, इसलिए हम सदा अन्याय सहते रहे और फिर हमारे साथ अन्याय होते रहने दें, उसका विरोध तक न करें, बस खामोश रहे और सारी जात के मतलब सारा अन्याय सहते जाए। जरूरी थोड़ी है ना कि सामने वालों को सिर्फ अच्छा दिखाने के लिए या फिर अच्छा बने रहने के लिए हमको ये सब करना ही चाहिए, फिर सहना ही चाहिए अन्याय। फिर वो बोलते हैं कि नहीं जूलिया, नहीं, मतलब अगर हमें अच्छा बना रहना है तो ये सब जाति या फिर अन्य सहन करने की कोई ज़रूरत नहीं है, हमको उसका विरोध भी करना चाहिए। इस तरह खामोश रहने से काम नहीं चलता। अभी को मतलब अपने को बचाए रखने के लिए अगर हमको बचना है इस जीवन में, तो हमें हमारे जीवन के साथ संघर्ष करना ही पड़ेगा। और इस मतलब वो बोलते कि काम चलना नहीं पड़ेगा। और कैसे वो बोलते कि हमारे बुद्धि से हमको उस जीवन में संघर्ष तो करना ही है। फिर वो बोलते कि इस जीवन में इस कठोर और क्रूर निर्मम मतलब निर्दयी, जिनके मन में थोड़ी भी दया नहीं हुई, उसको निर्दयी बोलते हैं। और हृदयहीन मतलब जिनके पास हृदय है ही नहीं, ऐसे संसार में लड़ना होगा, अपने दांतों और पंजों के साथ लड़ना होगा पूरी शक्ति से, तभी हम इस संसार में रह सकते हैं अब और अपना जो जीवन है वो आनंद से व्यतीत कर सकते हैं। वो बोलते हैं कि मत भूलो जूलिया कि इस संसार में दबू मतलब कमजोर और रीड रहे मतलब कमजोर, मतलब जो व्यक्ति होते हैं जो डरपोक होते हैं, मूर्ख होते हैं, फिर जो कमजोर होते हैं, उन लोगों के लिए कोई स्थान नहीं होता, कोई भी स्थान नहीं। मतलब अगर तुमको सामने लोगों को पता है कि इसको कुछ समझ भी नहीं आता, ये मूर्ख की भांति व्यवहार करता है, अगर हम इसको झूठ भी बोलेंगे तो ये मान लेता है, या फिर इसको परेशान भी करेंगे या फिर तंग भी करेंगे तो ये चुपचाप सहता है, कुछ अक्षर भी नहीं बोलता, तो वो लोग हमारा फायदा उठाएंगे और हमेशा वही चीज़ वो हमारे साथ करते रहेंगे। अगर हम एक बार मतलब किसी ने हमारे साथ वैसा एक बार किया और हमने चुपचाप उसका विरोध तक भी नहीं, तो सेकंड टाइम भी वो वैसे हमारे साथ अन्याय करेगा और वो करता ही रहेगा। तो हमको उस अन्याय के विरुद्ध आवाज उठाना है। मतलब अगर हमको पता है कि हम सही है और सामने वाला गलत है, तो चुपचाप वो अन्याय सहन नहीं करना चाहिए, हमको उसका विरोध करना है। फिर हाँ, तो वही बात वो इस पूरे लेसन जो था जूलिया, जो कहानी की एकांकिका थी छोटी सी, उस एकांकिका में उस स्टोरी में वही बात बताना चाहते थे कि अगर तुम्हें पता है कि तुम सही हो और सामने वाला गलत है, तुम्हारे ऊपर अन्याय हो रहा है, तो हमें कमजोर की भांति या फिर मूर्ख इंसान की तरह वो सब सहन नहीं करना चाहिए। बिकॉज जो अपराध करता है वो तो गलत होता ही है, पर जो अपराध सहन करता है वो भी अपराधी होता है, उसका भी गुनाह होता है कि उसने चुपचाप सारा अपराध सहन किया। इसलिए हमें भी उसका विरोध करना है। और अगर हम एक बार विरोध करेंगे तो सामने वाला भी समझ जाएगा कि कुछ सहन करने वाला में से नहीं है, तो वो भी अपना जो बर्ताव होगा या फिर जो रवैया होगा वो बदल देगा। और ऐसे मतलब अगर समाज में परिवर्तन लाना होगा तो हर एक को ऐसा आवाज़ उठाने की जरूरत, मतलब हर एक इंसान को अन्याय के विरुद्ध आवाज़ उठाने की जरूरत है, तभी एक एक करके परिवर्तन आएगा। तो अब स्वाध्याय में पेज नंबर 17 पे कुछ क्वेश्चन है, वो पहले देखते हैं कि पठित गद्यांश पर आधारित कृतियाँ पूर्ण कीजिए। संसार कंप्लीट करनी है। गद्यांश में आया संसार, इस संसार के बारे में उन्होंने कौन से वर्ड यूज किए। तो अगर हम लास्ट के वो ऑरेंज लाइन्स में देखेंगे, जो लाइन्स ऑरेंज कलर में प्रिंट है, तो उसमें आपको सारे संसार के बारे में जो वर्ड्स आए थे वो मिल जाएंगे। जैसे कि ये जो संसार है वो बहुत कठोर है, क्रूर है, निर्मम है, मतलब दयाहीन है और हृदयहीन है, या फिर जो और संसार के बारे में और बोला था कि वो जो संसार है वो, हाँ सब हो गए वर्ड्स, हृदयहीन, कठोर, निर्मम और क्रूर है। फिर आगे पूछा था कि कारण लिखिए, गृहस्वामी द्वारा जूलिया से माफी मांगी।
गृहस्वामी ने जूलिया से माफी क्यों मांगी थी? तो उन्होंने माफी इसलिए मांगी क्योंकि उन्होंने जूलिया के साथ एक छोटा सा क्रूर मजाक किया था। उस मजाक के लिए उन्होंने उनसे माफी मांगी थी। तो वही लिखा है कि डायरेक्ट आंसर लिखा है, गृहस्वामी ने जूलिया के साथ एक छोटा सा क्रूर मजाक किया इसलिए उन्होंने उससे माफी मांगी। फिर आगे है कि गृहस्वामी से जूलिया को संसार के साथ लड़ने के लिए कहना कि उन्होंने ऐसा क्यों कहा कि तुम्हें संसार के साथ लड़ना होगा कि इस संसार में जो भी मतलब कमजोर होते हैं, फिर रीढ़ रहित होते हैं या फिर थोड़ा से खोंदू होते हैं, मूर्ख रहे, तो ऐसे लोगों को इस संसार में कोई भी स्थान नहीं होता और इन लोगों का संसार के द्वारा सिर्फ शोषण नहीं होता। इसलिए हमको इस संसार के साथ लड़ना है, ऐसा जो गृहस्वामी थे उन्होंने जूलिया से कहा। तो वही कि संसार में दबू और रीढ़ रहित लोगों के लिए कोई स्थान नहीं है और इसी रीजन की वजह से उसने कहा कि जूलिया को संसार के साथ लड़ना होगा। फिर आगे है कि परिचित में प्रयुक्त कोई एक मुहावरा ढूंढकर उसका शब्दार्थ लिखकर वाक्य में प्रयोग करना। जैसे कि ठग लेना एक वाक्य प्रचार है, उसका अर्थ होता है कि धोखा देना, तो उसका जो एक सेंटेंस होगा वो आप फ्रेम करो, धोखा देने का। फिर आगे है कि पर शब्दों के दो अर्थ लिखे। पर मतलब किंतु की जगह मतलब किंतु और पर का मतलब एक ही होता है और दूसरा अर्थ है पंख। तो ऐसे तुमको भी पूछा जा सकता है एग्जाम में, दो वर्ड से। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है कि संसार में दबू और रीढ़ रहित लोगों के लिए कोई स्थान नहीं। इस पर लगभग 8 से 10 वाक्य में अपने विचार लिखे। आपको सिर्फ 8 से 10 सेंटेंस लिखने की। आपको क्या लगता है कि संसार में दबू और रीढ़ रहित लोगों के लिए कोई स्थान नहीं है? तो ये संसार में मतलब बहुत समय से चला आता है कि जो व्यक्ति अपने अन्याय के विरुद्ध आवाज नहीं उठाता या फिर जो मूर्ख होता है, जिसको कुछ बातें समझ में नहीं आती, या फिर जो कमजोर होता है चुपचाप वो सारे अन्याय सहन कर लेते, तो उसका संसार के द्वारा शोषण होता ही रहता है। जैसे कि एग्जाम्पल में अगर हम किसान के बारे में देखेंगे तो जो किसान होते हैं वो खेती करते हैं, पर उनको अगर वो मार्केट में जाएंगे तो जो बड़े बड़े व्यापारी लोग होते हैं वो उनको उनके उत्पादक का या फिर जो वो उत्पन्न करते हैं उसका सही से भाव नहीं देते और उनको भी वो चीज़ें ज़्यादा इतना समझ में नहीं आती है। तो इस मतलब उनके ना समझे के कारण उनको ठग लिया जाता है और वो पढ़े लिखे भी ज़्यादा नहीं होते। अगर उनके ऊपर कर्जा बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगा तो वो किसके पास जाते हैं? मतलब अगर जो गांव में होता है नॉर्मल, उसको क्या बोलते हैं, मतलब जो व्यक्ति किसानों को लोन देता है पर वो बहुत रेट ऑफ इंटरेस्ट लेगा और जो किसान है उसको पता भी नहीं चलेगा कि ये कैसे रेट ऑफ इंटरेस्ट चार्ज करके जा रहा है। कि उसको क्या होता है सिर्फ खेती करने के लिए बैंक या फिर जो बाकी के बहुत से और सोर्सेस है जिससे वो लोन ले सकता है, उसको ज़्यादा उसकी इन्फॉर्मेशन नहीं होती, तो वो सिर्फ वो उस आदमी के पास जाएगा जो हर एक गाँव में होता है, पर मेरे को उसका नाम याद नहीं आ रहा है। तो वो उसके पास जाएगा तो उसको लोन देगा और उसकी जो ज़मीन है वो अपने पास गिरवी रखेगा, उसके पेपर्स भी रखेगा और बोलेगा कि अगर तूने इतने सालों में मेरा लोन रिपे नहीं किया तो तेरी ज़मीन मेरी हो जाएगी। और इसी के कारण बहुत मतलब भारत में तो बहुत सारे जो किसान है उन्होंने अपनी जो ज़मीन थी वो खो दी। मतलब क्या होता है, उनको वो पढ़े लिखे नहीं होते, फिर वो बैंक से भी ज़्यादा इंटरेस्ट चार्ज करेंगे और इंटरेस्ट चार्ज करते करते उनका जो इंटरेस्ट का अमाउंट होता है वो प्रिंसिपल से ज़्यादा ही हो जाता है और वो अपनी सारी ज़मीन खो देते। फिर वो सारी ज़मीन किसके पास जाती है? तो उस आदमी के पास, और किसान सिर्फ उसके नौकर बनकर रह जाते हैं। मतलब अगर हम कमज़ोर रहेंगे, अन्याय के विरुद्ध आवाज़ ही नहीं उठाएंगे, तो ऐसे ही हमारा भी संसार में शोषण होता रहेगा। इसलिए जो कवि कहते हैं कि हमको कमज़ोर बन के नहीं रहना है, या फिर मूर्ख के बारे में बोधा मतलब मूर्ख के भांति भी बर्ताव नहीं करना है और भीरू मतलब डरपोक है कि नहीं जीना है, तो अभी हम इस संसार में रह सकते हैं। नहीं तो हर कोई सिर्फ शोषण करने के लिए तो तैयार होता है कि जो व्यक्ति किसी के विरुद्ध आवाज़ नहीं उठाता तो दूसरा व्यक्ति उसका शोषण ही करता रहेगा मतलब पूरी लाइफ। फिर आगे पूछा है क्वेश्चन, तो तुमको इसका आंसर अपने वर्ड्स में लिखना है। लगभग 8 से 10 सेंटेंस होने चाहिए कि तुमको क्या लगता है कि संसार में दबू और रीढ़ रहित लोगों के लिए कोई स्थान नहीं है। इसके ऊपर तुम्हारा जो ओपिनियन होगा वो तुमको 8 to 10 लाइन्स में लिखना है। फिर आगे पूछा है पेज नंबर 18 पे जूलिया के मन के भाव दर्शाने वाले स्वर। तो एकांकिका में या फिर जो नाटक में जो ब्रैकेट में लिखते हैं
कोई भी व्यक्ति बोलने से पहले तो उसको उनके भाव होते हैं। जैसे कि इस पूरे चैप्टर में लिखा है, स्टार्टिंग में लिखा है कि जूलिया दबे स्वर में बोली। दबे स्वर मतलब धीमे आवाज में बोली कि आपने मुझे बुलाया था हमारे, तो उसका भाव क्या हुआ, दबे स्वर, तो दबे स्वर। फिर वो आगे विनीत स्वर में बोलती है कि जी नहीं मालिक 40 रूबल, मतलब रिक्वेस्ट के स्वर में बोलती है कि नहीं 40 रूबल, विनीत स्वर में बोली। वैसे फिर से आगे वो दबे स्वर में बोलती है, मतलब धीमे आवाज में बोलती है, तो एक बार लिख चुके हैं। फिर वो आगे इधर लिखा है कि मुश्किल से अपनी रुलाई रोकते हुए, मतलब वो बहुत मुश्किल से अपनी रुलाई रोकते हुए रोते स्वर में बोलती है। फिर कांपते स्वर में बोलती है लास्ट टाइम, मतलब पेज नंबर 17 पे देखोगे तो कांपते हाथों से रुबल रहती है और कांपते ही स्वर में बोलती है, तो कांपते स्वर में बोलती है। तो जो ब्रैकेट में लिखा होता है एकांकिका में उनके स्वर होते हैं, उनकी भावनाएं होती हैं, तो हमको उसके भाव पूछे थे तो ब्रैकेट वाले जो है स्वर वो हम लिख देंगे उसकी जगह। फिर आगे पूछा है प्रश्न, ऐसे प्रश्न तैयार कीजिए जिनके उत्तर निम्नलिखित शब्द हो, वानिया और रूबल। तो हमको ऐसे क्वेश्चन बनाने हैं कि जिनके आंसर हमको ये दोनों शब्द मिल जाएंगे। जैसे कि रूस की मुद्रा कौन सी है, तो रूबल आएगा, तो वानिया। या फिर जो वानिया के लिए क्वेश्चन बनाएंगे तो जूलिया किसको घुमाने, सॉरी जूलिया किसको पढ़ाती थी, तो वानिया, इसका आंसर आ जाएगा। और आपको क्वेश्चन बनाने के बाद ध्यानपूर्वक याद से क्वेश्चन मार्क डालना है, क्योंकि 10th स्टैंडर्ड के बच्चे भी नहीं डालते तो सीधा आंसर कट मिलता है। तो अगर आप उधर मतलब क्वेश्चन मार्क नहीं डालोगे तो आपने जो लिखा होगा वो भी आपको कट मिल जाएगा सीधा। फिर आगे है कि पाठ में प्रयुक्त अंकों का उपयोग करके मुहावरे लिखिए। तो पाठ में जो अंक आए थे उसके आधार पर हमको मुहावरे लिखने थे, जैसे कि 2 9 2 11 मतलब भाग जाना। फिर आगे है 19 भी आया था, 19-20 का फर्क होना, मतलब थोड़ा सा जो फर्क होता है उसको 19-20 का फर्क बोलते हैं। फिर 4 चांद लगना, मतलब कोई भी व्यक्ति आता है किसी उत्सव में तो हम बोलते हैं ना तुम्हारी वजह से हमारे उत्सव में 4 चांद लग गए, तो वो। फिर 5 जो है और 1, ये जो 2 शब्द है वो आप उसके ऊपर मुहावरे लिख दो। मैंने 3 बता दिए, बाकी के 2 आप करेंगे। फिर आगे है कि कई बार अज्ञान के कारण गरीबों को ठगा जाता है, यह देखकर मेरे मन में विचार आए। तो अगर हम कई बार देखते हैं कि गरीबों को बहुत ठगा जाता है, तो उसको ठगने के बाद, वो देखने के बाद आपके मन में क्या विचार आते हैं वो आप देखिए। जैसे कि मैंने लास्ट टाइम किसान का एग्जाम्पल दिया तो उसको समझ में ही नहीं आता। तो अभी की सिचुएशन देखेंगे कोरोना की, तो हमको कुछ पता ही नहीं चलता। अगर हम हॉस्पिटल में जाएंगे तो वो डॉक्टर जो है वो बहुत सारे टेस्ट लिख के देते हैं, मगर मतलब ऐसा हुआ है, हमारे इधर एक अंकल रहते थे, उनको मलेरिया हुआ था, तो स्टार्टिंग में उनसे कोरोना के सारे टेस्ट करवा के ले ली, फिर उनको हॉस्पिटल में भी एडमिट रखा। ये हमको तो पता ही नहीं है, फिर उनको भी पता नहीं चलता कि हमें क्या हो रहा है। तो उनका जो बिल था वो भी बहुत बढ़ गया, 1,62,000 आया था। तो सिर्फ मलेरिया के कारण उनको इतने सारे टेस्ट करवानी पड़ी। तो कैसे डॉक्टर लोग भी इस टाइम पे ठग लेते हैं, जिनको कुछ समझ में ही नहीं आता, और वो अंकल भी ज़्यादा पढ़े लिखे नहीं है। तो इसके ऊपर तुम्हें क्या लगता है कि कैसे लोग जो है वो डॉक्टर या फिर कोई भी होगा वो ठग लेते हैं, और इसके बाद तुम्हारे मन में क्या विचार आते हैं वो विचार तुम्हें अपने शब्द में लिखने हैं। तो अगर तुमने ऐसे किसी को देखा होगा कि कोई किसी को ठग लेता है, तो तुम्हें उसके ऊपर अपने विचार लिखने हैं और वो क्वेश्चन कंप्लीट करना है।